अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल? गुड मॉर्निंग इट इज़। और ख़ास तौर पे जब कोई पाकिस्तान की जीत हो और साथ सुबह हो तो वो बड़ी अच्छी गुड हो जाती है। जैसे कि जी एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने कल श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इट्स आउट एंड ओवर। अबू धाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका की जानिब से दिया जाने वाला 134 रन का हदफ। बाय द वे आई हैव रिजर्वेशंस अबाउट द 134 एज वेल। How did we let them make 134? और तो उसके बाद हम बात करेंगे। हम भी इसको चेस करते हुए एक लम्हे पे हमें दबाव में नजर आए थे, उस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि वो कल से बात हुई थी ना कि दिस इज गोइंग टू बी अ डू और डाई मैच, तो वो लग रहा था अब इतना डू नहीं हो रहा और डाई ज्यादा हो रहा है। लेकिन all's well that ends well and we won. So 134 रन का हदफ 18वें ओवर में हमने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ जुमेरात को। और कल की जीत से फिर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचने के एक और कदम करीब हो गया है और अगर इंशाल्लाह हम कल भी जीत जाएंगे तो हम फाइनल तक रसाई हासिल कर लेंगे। तो आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, आपको पता है कि इंडिया बांग्लादेश और इंडिया का पॉइंट टेबल के हिसाब से गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव। अच्छा, अब हुआ क्या? कम हदफ होने के बावजूद श्रीलंका के खिलाफ हम ग्रीन शर्ट्स की अगर बात करें तो वो एक मौके पर हमें ऐसा लग रहा था कि जरा अंडर प्रेशर हैं, मगर मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने इंतहाई सेंसिबल बैटिंग का मुजाहरा करके मैच को अपने हक में मोड़ लिया लिटरली। मतलब दैट वाज अ पार्टनरशिप, जो मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप जिसकी हम अक्सर बात करते हैं ना, तो दैट टर्न्ड आउट टू बी आधा मिडिल ऑर्डर तो हमारा चल नहीं रहा ना, लोअर मिडिल ऑर्डर हमारा चल रहा है, वैसे मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं चल रहा है। तो ये लोअर में आएगा या मिडिल में? मतलब ये लोअर में कर लें, लोअर मिडिल में कर लें। मोहम्मद नवाज ने 38 और हुसैन तलत ने 32 रन की शानदार इनिंग खेली। मोहम्मद नवाज को कल बतौर बैटर टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने अपना किरदार भी ठीक ठाक निभाया। अच्छा निभाया, लेकिन आपको पता है एंड में वो कुछ बीमार टाइप होना स्टार्ट हो गए थे। ही वाज़न्ट वेल, छक्के के साथ उन्होंने मैच भी फिनिश किया। हाँ किया तो था, लेकिन देन इट सीम्ड एज इफ दैट ही वाज। अच्छा, ओपनिंग हमारी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। ओपनर हमारे अच्छे स्ट्राइक रेट पे उन्होंने मैच का आगाज किया। साहबजादा फरहान ने 24 रन बनाए, फखर जमान ने 17 रन बनाए। साइम अयूब एक मरतबा फिर नाकाम हुए। अब साइम अयूब जब बैटिंग में नहीं चल रहे और मुसलसल नहीं चल रहे तो वो बॉलिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, लेकिन कल उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई। बिल्कुल बॉलिंग में ऑल्दो इन द टूर्नामेंट ही हैज डन रियली वेल, बैटिंग में बिल्कुल नहीं। तो अब वो एज अ बैटर, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट तो एज अ बैटर ही है, वो जरा क्वेश्चन मार्क हो गया है। क्योंकि अगर वो ओपनिंग पे नहीं आ रहे जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी और वो वन डाउन आ रहे हैं, तो अगर वन डाउन भी नहीं आएंगे तो फिर उनकी पोजीशन क्या बनेगी? और फिर आपको पता है तनकीद जो है, क्रिटिसिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि टू बी ऑनेस्ट हो रही है। और कल भी वो महज 2 रन बनाकर आउट हुए। फिर हमारे कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, मतलब मां सिवाय इसके कि वो हमारी टीम के कप्तान हैं, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी टीम में क्या है? वो ऑलराउंडर की हैसियत से अगर शामिल हैं तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर चुके हैं अब तक टीम में बहैसियत बॉलर या बहैसियत बैटर, ये भी सबके सामने है। वो जिस तरह स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं ना अब्दुल्ला, इट्स एज इफ कि ही हिमसेल्फ, द कैप्टन हिमसेल्फ इज अनएबल टू रीड द बॉलर कि वो क्या करने वाला है या वो उसके लिए प्रेपरेशन हो, तैयारी हो। सो इट कम्स टू हिम एज अ सरप्राइज एज वेल। वो उनकी आई थिंक ये चीज़ जो है नेचुरली एज अ कैप्टन, एज अ मेन प्लेइंग पावर ऑफ द टीम, तो वो ही इज नॉट। अच्छे, बाकी खिलाड़ियों के डिस्मिसल की बात कर लें। मोहम्मद हारिस को 13 रन पर चमेरा ने बोल्ड किया। श्रीलंका की जानिब से थशांका नहीं चले बताएं तीक्ष्ण और हसरंगा ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। देखा, वो खिलाड़ियों को आउट उन्होंने किया। और इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी थी। ये भी आपको बता दें हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए और आगे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अभी जो मैंने 2 बॉलर्स का नाम लिया था, हसरंगा और These are not our names, so I don't remember. Wait, it's written somewhere. विकेट लेने में उन्हें इतनी मुश्किल नहीं हुई थी जितना आपको उनका नाम लेने में मुश्किल प्रोनाउंस करने में हो रही है। अच्छा, मेंडिस ने 50 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेली। बाकी कोई श्रीलंकन खिलाड़ी बड़ी इनिंग नहीं खेल सका। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सो समझ नहीं आता उनका भी, वो किसी दिन जबरदस्त नजर आते हैं, कभी वो ऑफ कलर नजर आते हैं। हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें जो हैं वो हासिल की। हुसैन तलत को प्लेयर ऑफ द मैच और शाहीन शाह आफरीदी को गेम चेंजर का अवार्ड भी मिला। सो दिस इज हाउ द मैच लुक लाइक। बड़ी खुशी हो रही थी। वैसे बीच में ऑब्वियसली टेंशन पड़ गई थी, लेकिन मैचेस ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा मैच पढ़ना चाहिए, नॉट कि क्लियरली वन साइडेड हो। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो मजा आया टू वॉच द मैच। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ।
ये तो अच्छा, आपको जिस तरह हम हुसैन तलत को हमने कल आजमाया और वो हमारे लिए कारगर साबित हुए, जिस तरह इंडिया ने दुबे को आजमाया था, मतलब वो भी एक इम्पोर्टेंट उनके लिए हथियार साबित हुए थे, तो हमने इंडिया के खिलाफ इनको क्यों नहीं आजमाया, ये हम उसी दिन से बात कर रहे हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट और हमारे अपने साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ भाई। बहुत शुक्रिया राशिद, आप इससे सर्कलिंग शुरू करेंगे। ओवरऑल कल की परफॉर्मेंस पे सबसे पहले तो आपका असेसमेंट, हाँ असेसमेंट ले लें हम, फिर बात करेंगे फर्दन। नहीं, कल तो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया, सेमीफाइनल में के बाद ये जीतने के बाद फाइनल ही है, और वो भी लगता है ऐसा ही है कि भारत से होगा। एक और मरहला होगा हमारे लिए, सबके लिए, बाहर वालों के लिए ज्यादा होता है, अंदर वालों के लिए लगता है कम है, इतना सीरियस चल नहीं रहा है। खैर एनी पे कल बहुत अच्छा मैच जीते हैं। तरह सा प्रॉब्लम जरूर हुई है हमारे मिडिल ऑर्डर में, जो चल रही है, काफी अरसे से चल रही है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है। यही चीज हमें चाहिए थी कि इंडिया के खिलाफ के आगे बॉल करनी थी, थोड़ी स्विंग हो रही थी। शाहीन अफरीदी कल जोर लगाया, बहुत सीरियस बॉलिंग कर रहे थे, वो इतना जोर लगाया, 3 फुल टॉस भी किए उन्होंने। तो ये एटीट्यूड चाहिए होता है अगेंस्ट इंडिया भी। फहीम अशरफ को जैसा सब कह रहे थे कि बॉलिंग नहीं कराई पावर प्ले में इंडिया के खिलाफ, कल वो आ गए। साइम अय्यूब को क्यों बॉलिंग कराई थी इतनी ज्यादा, तो उनको भी नहीं कराई। तो सारी चीजें वो की जो कि जीतने के लिए की जाती हैं, वो की उन्होंने और जीत गए मैच। ये बहुत क्वेश्चन मार्क है कैप्टनसी पे। पिछले वाले मैच में उसमें मैंने कहा था कि उनकी तरफ कैप्टन की थी, कल जावेद मियाँदाद की तरह कैप्टनसी की। ये फर्क था, बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आया है। क्यों फर्क है ये मुझे नहीं पता, भट्टी साहब शायद बता सके, लेकिन हुसैन तलत के लिए बहुत ही खुशी भी हुई। बर वक्त डिसीजन नहीं ले पाते हमारे कप्तान, या उनको जाहिर है गाइडेंस नहीं दी थी उन्हें उस मैच के बाद, जरा किसी ने डिस्कस किया कि ये फैसले करो तो उन्होंने किए। अगर वो फैसले भी नहीं ले पाते तो बताएं, ये जो हमने इतने हम मैचेस जो कुछ हारे भी हैं, खासतौर पे इंडिया से जो भी हारे हैं, तो अब आपको लगता है कि कुछ उसमें से हमने सीखा है और वो अप्लाई हुआ है कल? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जीत तो हम गए, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा टेम्परामेंट भी जरा डिफरेंट था। हम थोड़े से व्हाइल इवन गोइंग इनटू द ग्राउंड रिलीव्ड लग रहे थे कि आगे कोई और टीम है। बिल्कुल हुमा, कल ऐसे लगा कि पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ मैच में गलतियां की थी, वो गलतियां उन्होंने दोहराई नहीं। अच्छी कप्तानी की सलमान अली आगा ने, जिस तरह राशिद भाई ने परसों कहा था कि नई गेंद करवानी चाहिए फहीम अशरफ से, तो शाहीन और फहीम अशरफ ने नई गेंद करवाई। कल पाकिस्तान ने डबल पेस विकेट थी, अच्छा टॉस जीता, लेकिन पाकिस्तान के पेस बॉलरों ने 7 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत वो एक अच्छा इंक्लूजन था। फिर अबरार 4 ओवरों में उन्होंने 8 रन दिए, 1 आउट किया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में चूंकि माइक हैसन 7 समंदर पार से आए न्यूजीलैंड से, उनको कुछ हमारा सिस्टम समझने में टाइम लग रहा है, कुछ इन पिचेस को समझने में टाइम लग रहा है। जाहिर है मेन शॉट्स तो वो खेल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह हमने कल एक अच्छी जीत हासिल की है, और मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला और उमा कि 8 साल बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच जीता। अक्टूबर 2017 में आखिरी बार हमने श्रीलंका को हराया था, उसके बाद 8 साल बाद हमने श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जीता, और ये मस्ट विन मैच था। और That is a big deal, भट्टी साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टैट, क्योंकि जाहिर है अगर हम ये स्टैट पहले मालूम मतलब हम पहले डिस्कस करते तो हमें लगता कि हम भी पता नहीं इस मैच में भी कितने प्रेशर में हैं, लेकिन हम ये मैच जीत गए। अच्छा, कल हमने देखा अबरार ने बेहतरीन बॉलिंग की और विकेट भी ली। कल हमारे कप्तान ने नवाज और साइम से बॉलिंग नहीं कराई, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? राशिद भाई, जगह बन नहीं रही थी या फिर ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? क्योंकि स्पिन को तो हमने देखा विकेट तो सपोर्ट कर रही थी। एशिया कप से पहले माइक हैसन का स्टेटमेंट था कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 स्पिनर मौजूद है, ऑलराउंडर या स्पिनर मौजूद है मोहम्मद नवाज की सूरत में, लेकिन ये बताना भूल गए थे सिर्फ राइट हैंडर के लिए। तो रीजन ये मालूम चला है कि लेफ्ट हैंड को बॉलिंग नहीं करा सकते वो। आपने देखा इंडिया के खिलाफ भी, अगर जब अभिषेक खेल रहे थे, यहाँ पे मेंडिस खेल रहे थे या दूसरे प्लेयर खेल रहे थे लेफ्ट हैंडर, तो उन्होंने बॉलिंग की नहीं उन्होंने। ये रीजन लॉजिक बनती नहीं यहाँ पे। वो अच्छा बॉलर है और जरूरत थी कि हारिस रऊफ को अगर मार लग रही है या रन ज्यादा बन रहे हैं तो 2 ओवर अबरार के साथ ये कर सकते थे आके, वो किए नहीं है, क्योंकि अचानक फिर अगले मैच में लेके आना पड़ेगा। बॉलर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल चलती नहीं है, क्योंकि दोनों इसमें आपको क्या लगता है, बॉलर खुद रिलक्टेंट होते हैं कि मैं लेफ्टीज को नहीं कराऊंगा गेंद, या फिर या वो हो ही नहीं सकती, वो सही मतलब क्या ये टेक्निकली हमें समझा सकते हैं आप? ये मॉडर्न डे क्रिकेट के थोड़े आजकल जो कोचिज आए हैं उनकी स्ट्रेटेजी होती है। एक दफा इमाद वसीम ने भी मुल्तान में अगेंस्ट मुल्तान बॉलिंग नहीं की थी, जहां मोइन अली वगैरह बैटिंग कर रहे थे, वहां पे उमर खान को बॉलिंग नहीं करवाई थी, उन्होंने खुद की थी लेकिन उनको नहीं बॉलिंग दी थी। आजकल के कोचिज ये करते हैं, लेकिन हमारे जो कोचिज है या हमारे जो कैप्टन है, अगर उनके ऊपर रिलाय किया वो गेंद करवाते हैं। सलमान अली के बस में अपने होता वो लाजमी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन जो पेपर इनको मिलता है, जो स्क्रिप्ट मिलता है, शायद वो पूरा कर रहे हो। नहीं देखिए, बॉलर की अपनी मर्जी नहीं होती, बॉलर पे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पहले ही रिलक्टेंस शो कर देते हैं कि भाई मैं लेफ्टी को गेंद नहीं ये फील होता है कि बाकियों को मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं है या कैप्टन को नहीं है। नहीं, बॉलर तो नहीं होता। बॉलर तो कह रहे कि जब भी उनको वो तो उसकी जॉब है बॉलिंग करना, उसको जब आप लेके आएंगे, आखिरी ओवर भी तो किया मोहम्मद नवाज है इंडिया के खिलाफ, किया ना बॉलिंग, तो वो मना थोड़ी कर सकते हैं आपको। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि बॉलिंग करना, लेकिन अगर एज ए बैटिंग ऑर्डर भी देखें ना तो स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? हमारा कोच बना के दे रहा है, ये नंबर पे जाएगा, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, वो चल रहा है। देखिए ना, बहुत सारे प्लेयर्स गलत नंबर्स पे खेल रहे हैं। मोहम्मद नमाज की बात करते हैं या हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, तो बहुत सारे गलत नंबर्स पे खेल रहे हैं, जिसकी हमने बहुत दफा बातें की हैं। तो वो कप्तान की मंशा नहीं होती, ये मर्जी होती है आपके कोच की। अच्छा राशिद भाई, एक और बात, ये जब शुरू मैच हुआ है और फिर हमने उनके आउट भी करना स्टार्ट कर दिए एकदम से, और ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्कोर भी नहीं बना पा रहे थे, एंड येट बात 134 तक पहुंची गई। बीच में देखते हुए लगा कि हम भी थोड़े से रिलैक्स हो गए, हम थोड़े से एक्साइट हो गए थे कि आज का मैच जो है वो बड़ा हमारी मुताबिक चल रहा है। यू थिंक कि स्कोर 134 जो उन्होंने हमें टारगेट दिया उससे कम होना चाहिए था? व्हाई डिड वी लेट देम गेट देयर? 10 रन और आप कह सकते हैं कि कम होने चाहिए थे। रन इतने ही बनते हैं, जो क्योंकि आपको तकरीबन 6 पॉइंट कुछ का रिक्वायर्ड रन रेट है उनके लिए, श्रीलंका वो पाकिस्तान के लिए, तो वो ज्यादा नहीं है। हाँ, 150 चला जाता वो ज्यादा था, 25 रन ज्यादा बन जाते, वो मुश्किल हो जाती और मुश्किल होती उसमें थोड़ी थी। ये तो अच्छी पार्टनरशिप हमारी हो गई है उसकी वजह से, लेकिन रन ठीक थे, इतने बन जाते हैं, आखिर में 9 बॉल हो जाती है, कोई चौका छक्का लग जाता है। चलिए वो भी हमने देख लिया। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, कल फखर को बॉल लगी है और उसके बाद वो थोड़े से लग रहा था कि हाँ, तो क्या हाल है उनका, खैरियत है? जी हाँ, देखें, फखर जब से उनको थायराइड की इंजरी हुई, उसके बाद वो उस बीमारी के बाद वापस आए, उसके बाद हमने वो पुराना वाला फखर जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला देखा, वो फखर हमें नजर नहीं आया। लेकिन कोई इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी। उनके सर पे बॉल लगना, जाहिर है बैट्समैन हिल तो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में राशिद भाई, अगर पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स की टेक्निक पे बात करें, जिस तरह वो थोड़ा अपिश खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की बैटिंग मेरे ख्याल में चलती नहीं है। जरा सा भी आप 1-2 इंच गेंद को जमीन से ऊपर खेलेंगे तो सामने वाली टीम कैच ले लेगी। लेकिन फखर के ऊपर भी एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, लेकिन सबसे बड़ी जो इनिंग्स ड्यू है वो सलमान अली आगा पर ड्यू है। कल राशिद भाई बड़े इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुसैन तलत ने, उन्होंने कहा कि जब आप दूसरे प्लेयर्स को इतने चांसेस देते हैं तो एज ए मिडिल ऑर्डर, अब पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि 4-5 ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रह गए, लिहाजा हमें भी इतने चांस मिलने चाहिए कि अगर हम कभी जल्दी आउट हो जाए तो फिर टीम से बाहर ना हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तो उनका इशारा क्या साइम अयूब की तरफ था? क्योंकि साइम अयूब अगर बॉलिंग भी नहीं करेंगे तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? 44 T20 हो गए हैं। अब्दुल्ला वो अपने बारे में कह रहे थे कि उनको 6.5 साल में तकरीबन 21 T20 इंटरनेशनल मिले, कभी 2 मैच खेल। नहीं, जब वो ये कह रहे हैं कि दूसरों को चांसेस मिलते हैं, तो जिनको चांसेस मिलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली वो बिल्कुल। वैसे क्या साइम अयूब के ऊपर कोई डिस्कशन है? देखें, इतना ज्यादा साइम अयूब को हमने सर पे बिठा लिया कि अब मुझे नहीं लग रहा कि आखिरी 2 मैचों में उनको ड्रॉप किया जाएगा। अब जो भी साइम अयूब का फ्यूचर डिसाइड करना है वो इसके बाद ही किया जाएगा। फिर वो बात
जो लोगों को कुछ को बुरी भी लगती है, कुछ चाहते हैं कि ये बात की जाए। ये माइक हैसन का ही बयान था कि बाबर आजम उसी सूरत में T20 टीम में कमबैक कर सकते हैं अगर साइम, फखर या साहबजादा फरहान में से कोई फेलियर दिखा दें। नहीं तो हम साइम की जगह हसन नवाज को नहीं खिला सकते? राशिद भाई से पूछ लेते हैं, साइम की अगर हमें इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरना है फाइनल में और अपना बेहतरीन सेट लेके उतरना है, तो हम ज़ाहिर है बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अगर कोई चेंज करना चाहें तो कर लें, तो क्या हम यहाँ पे कोई चेंज कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस साइम की जगह क्या हम हसन नवाज को लेके आ सकते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर कहीं में ये हुसैन तलत अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मिडिल में, तो फहीम अशरफ की जरूरत नहीं होगी उसमें। आपके बॉलिंग का ऑप्शन, आपके पास एक स्पिनर और होना चाहिए दुबई में, या पेसर न्यू बॉल करने वाला सलमान मिर्जा होना चाहिए, ये एक ऑप्शन हो गया। कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो अपने आप को तो बिठाने से रहे। फिर मोहम्मद हारिस की जगह कीपिंग ग्लव्स अगर पहना देते हैं हम साहबजादा फरहान को, एक ऑप्शन और बैटिंग का हो गया, हसन नवाज का हो जाता है आपके पास, तो आप इसको तरफ बना सकते हैं। ये टीम बहुत अच्छी बन सकती है, 17 का ऑप्शन है आपके पास। अच्छा राशिद भाई, खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहे, एक मिनट, साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे, देखिए उनको हम जितना डाल रहे हैं उतना ही वो खाई में गिरते चले जा रहे हैं। ऑप्शन तो है पाकिस्तान के पास कि उनको चेंज कर दें, नंबर 3 पे खिला रहे हैं, नंबर 3 रास नहीं आए, उनकी फॉर्म ही नहीं लगी हुई है ना, उनको जिस नंबर पे खिला रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ऑप्शन पाकिस्तान के पास खुले हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि कोच किस तरह से नंबर 3 पे फिर किसको लाएं? आप कह रहे हैं हम आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, कल तक हम हुसैन तलत की भी बात कर रहे थे और उनकी लैक ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस की भी बात हो रही थी कल के मैच से पहले, और कल हमने देखा कि ही वाज प्रीटी ऑलराइट, मतलब जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए, उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। क्या डिटरमिन करता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर? अब माना कि ये अबू धाबी ग्राउंड था, ये डिफरेंट था, जरा स्लो ट्रैक, स्लो पिच थी, दैट सूटेड हिज एबिलिटी, या फिर ये रैंडम है कि किसी दिन बड़ा अच्छा हो जाता है परफॉर्मेंस और किसी दिन नहीं होती? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुसैन ने कहा बात ठीक है, ये सीजन प्लेयर है, ये 2013 के डेब्यू में इनके फर्स्ट क्लास के मोहम्मद नवाज के, और कल लग रहा था दोनों की 6 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं, दोनों का लग रहा था ये प्रॉपर क्रिकेटर्स है, बिल्कुल जिस तरह से खेल रहे हैं। मुझे हैरत नवाज के ऊपर पिछले मैच की बल्ला नहीं उठा रहा, वो इतना फ्लुएंट उसकी हिटिंग है, कल कितना जहां मारा था लग रही थी, तो ऐसा कैसे हुआ था कि उस मैच में नहीं लग सकी, वो बल्ला ही नहीं उठा। तो आप बात कर रही है हुसैन तलत की, सीजन प्लेयर है और बहुत अच्छा दोनों तरफ खेलता है, एक तरफ नहीं खेलता कि मिड विकेट में मारे जाए, एक्स्ट्रा कवर भी खेलता है, कट भी, स्पिन, पेस दोनों पे अच्छा खेल, तो चांस मिलने चाहिए। बहुत टाइम हो गया, मतलब 2018 का डेब्यू है उसका, और वो यूटिलिटी प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिसकी टेक्निक खतरे में तो सिर्फ पाँव रख के मारने वाले। नहीं तो अगर हुसैन को हम इस तरह से ऊपर लेके आए कि अगर साइम की जगह हारिस को ले आए, फिर चौथे पे कप्तान जिम्मेदारी लें, सलमान अली आगा खुद आए, फिर आगे से फिर ऊपर आते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे सवाल यही हो रहा है कि साइम अयूब और सलमान अली आगा का कल जो डिजास्टर हुआ है, बॉल रीड ही नहीं कर रहे। अब ये बहुत ही रेयर पाकिस्तान में हिस्ट्री में है कि पाकिस्तान के बैटर्स राइट आर्म लेग स्पिनर हासा रंगा या टीक शर्मा को रीड ही नहीं कर रहे, वो रॉन्ग वन कर रहा है, गुगली कर रहा है, ये लेग ब्रेक खेल रहे हैं। साइम अयूब ऑन खेल गया, बॉल ब्रेक होके बाहर निकल गई। सेम चीज सलमान अली आगा, ये तो मतलब कि नहीं डिजर्व करते ऐसे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट जो बॉल को रीड नहीं। फर्ज करें मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ मुश्ताक अहमद या कादिर साहब को, उनकी मैं गुगली रीड ही ना करूँ और खेले जाऊं, नहीं होता ऐसा। मैं पहली दफा देखा है कि ऐसे प्लेयर पाकिस्तान में खेल रहे हैं जो कि स्पिनर्स को रीड नहीं कर पा रहे और खेले चले जा रहे हैं। हाँ, जाहिर है कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी एक सवालिया निशान है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंस तो कोई नहीं है। ये रीड ना करने वाला बॉल, राशिद भाई, ये तो बड़ी कंसर्निंग बात है। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट वी आर नोटिसिंग इट? जी, होता ही क्या है कि आपकी प्रैक्टिस से हैबिट क्या है, ये लोग करते हैं साइड आर्म एक होता है, उससे बॉल फेंकते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ प्लास्टिक बॉल से करते हैं। ये नेचुरल हैंड से कर नहीं रहे ना, हाथ से जो बॉलर्स करते हैं उससे प्रैक्टिस जो की जाती है, या फर्स्ट क्लास में स्पिनर्स को खेलते हैं, एक प्रोसेस है ना पूरा प्लेयर बनने में। ये तो अंडर 19 से डायरेक्ट जाते हैं, कैंप में जाते हैं, PSL खेलते हैं, वहां से वो पाकिस्तान खेल रहे हैं सारे, और वहीं से सांप सीढ़ी की तरह नीचे आते हैं।
अच्छा, एक इससे पहले भट्टी साहब हम फ़खर की बात कर रहे थे और आपने जिक्र किया कि आफ्टर वो थायराइड का उनका मतलब उसके बाद वो उनकी उस तरह वो परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हुई है। साइम की भी काफ़ी ठीक ठाक एक सर्जरी हुई थी और साइम फिर वापस आए, ही डिड गिव सम मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, लेकिन ओवरऑल उनकी फॉर्म वो वापस नहीं आ पाई आफ्टर द इंजरी। तो ये तो बड़ी कंसर्निंग बात दोबारा से होगी कि जब कोई इंजरी हो जाए, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और देन टू कम बैक एंड समटाइम्स नॉट एट ऑल। और हमें क्या लग रहा था, हम ये साइम की परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, तो क्या वो एशियन पिचेस पे नहीं चल सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चल जाते हैं? साहब मेरे ख्याल में साइम अयूब थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। उनसे शुरू में तो परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक सेंचुरियां बनाई, लेकिन फिर जब उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ी तो वहां फिर खासतौर पर इन शारजाह, दुबई और अबू धाबी की पिचेस पर शायद उनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है जितना उनको बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी। तो साइम अयूब फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होने वाला है, उनको चाहिए कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान टीम से थोड़ा ब्रेक देने की भी जरूरत है, क्योंकि प्लेयर अगर समझ ले कि मैं नागुज़ीर हूँ पाकिस्तान की 11 में, तो यहाँ भी मसाइल पैदा होते हैं। तो साइम अयूब मतलब उनको टीम के साथ रखें या उन्हें फर्स्ट क्लास खिलाएं, मतलब डोमेस्टिक खिलाएं, क्या खिलाएं? नहीं, फर्स्ट क्लास खेलें। कोई अब्दुल्ला अभी तो यंग है, उनका बहुत कैरियर बाकी है। That's right. He has time. If he gets this right, अच्छा, अब जल्दी से right now, तो फिर जाहिर है वो very quickly let's talk about Pakistan Bangladesh. राशिद भाई, क्या चेंजेस होनी चाहिए, because obviously that is technically really the semi-final. If any at all. अगर कोई चेंजेस होनी चाहिए तो क्या? बॉलिंग में मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ एक मिस्ट्री स्पिनर और आना चाहिए, वो है मुफ्ता सुफियान मुकीम। बाकी कन्वेंशनल स्पिनर हैं अबरार के अलावा, स्पिन पे वो अच्छा खेलते हैं। ऑप्शन होना चाहिए, जैसे हमारे पास कल के मैच में था फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत का था, हमने ऑप्शन को यूज किया, तो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो सुफियान किसकी जगह आए? नवाज भी मौजूद। जी, सुफियान किसकी जगह आए? तो किसी बैट्समैन की जगह डालते। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, कल तो बैटिंग भी नहीं आई ना, मतलब बहुत सारा फ़हीम अशरफ की नहीं आई, तो वहां पे आप ये कर सकते हैं। अब 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, 1 विकेट कीपर कर सकते हैं। ऑप्शन होना चाहिए। मेरा ये है कि यहाँ पे अगर टर्निंग ट्रैक आ गया और उनको नहीं रीड होने की बात है ना, सुफियान को नहीं कर सके, तो आप 4 ओवर में अच्छा एक गेम को चेंज कर सकते हैं। ऐसा स्पिनर आपके पास होना चाहिए। That's a good suggestion. बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। Thank you भट्टी साहब। Thank you very much with us. So we are on the right track. What are your suggestions? Write to us at Jio Pakistan TV. हमारा X handle है। We are taking a break, right? Yeah. वेलकम बैक। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80th इजलास जारी है, जिसमें फ़लस्तीन का मामला छाया हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात की। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर गुफ्तगू की गई। और ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही, ये बहुत कामयाब मीटिंग थी। बकौल उनके इजराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स जो थे उनसे उनकी ये मुलाकात जो थी वो बड़ी कामयाब रही। इजराइल के साथ गजा पर पेश रफ्त हो सकती है, उनका ये कहना था। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा भी किया। बड़ी अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वैसे लग बड़ी रहा था कैजुअल सी गुफ्तगू खुशगवार माहौल में लग रही थी। अच्छा, सदर ट्रंप और वजीर आजम पाकिस्तान की गैर रस्मी से गुफ्तगू लग रही थी काफी। मीटिंग के आगाज पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है, आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। इससे पहले सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में हमास को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों को ज़ाहिर तनकीद का निशाना बनाते रहे। कहा कि ऐसा करना हमास को उनके जुल्म का इनाम के मुतरादिफ होगा। As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we?
Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th. अच्छा, ये स्पीच भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो सदर ट्रंप अपनी तकरीर के लिए मुख्तस जो 15 मिनट होते हैं उसके बजाय तकरीबन 1 घंटा उन्होंने तकरीर की और ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का जिक्र करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा पर भी तनकीद की और सवाल भी किया उन्होंने कि 7 जंगें, पहले तो अपना बताया कि हमने 7 जंगें जो हैं वो रुकवाई हैं और जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी, ये उनका सवाल था। ट्रंप का कहना था कि गजा में जंगबंदी पर बातचीत करने वालों को यरगमालियों को रिहा कराना होगा। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. Pakistan and India, Israel and Iran, and I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की ये उनका मसला, ये उनका भी मसला है। हाँ, उनका भी मसला, ये बड़ा मसला हो जाता है। एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को बहुत मुफीद करार देते हुए कहा कि मीटिंग के नताइज से खुश हूँ। सदर ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जल्द जारी किया जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी, क्या एलामिया जारी किया जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन हमें इसलिए होती है कि जहां सदर ट्रंप अपने इत्तेहादियों और अपने एलाइज को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं फ़लस्तीन का रियासत का हक़ तस्लीम करने पर, वहां वो इस जंग के ख़ात्मे, इस मसले के हल की भी बात करते हैं। कैसे ये सब मुमकिन होगा? महफिल सरफराज तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। महफिल, कल की सारी मीटिंग्स जो हैं उनको आप डेफिनेटली फॉलो कर रही हैं और ये फ़लस्तीन और इज़राइल का तनाज़ा तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया ही विटनेस कर रही है। हम अमेरिका को और सदर ट्रंप की बातों को इससे क्या अखज़ करें, क्योंकि एक जगह वो अपना वीटो पावर जो है वो हर बार इस्तेमाल करते हैं जब फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में कोई बात हो रही हो, और येट मुसलमान मुल्कों से सरबराहान से मुलाकात में वो बड़े होपफुल भी थे कि कोई हल निकल आएगा। हाउ वुड यू डिफाइन दिस? देखिए, बेसिकली बात यह है कि अगर तो सदर ट्रंप चाहें तो वो आज जो है गजा का अंदर सीज फायर करा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अगर अमेरिका ये चीज़ चाहे तो इजराइल वो काम ना करे, क्योंकि देखें आप उनकी मिलिट्री की यानी कि अगर इक्विपमेंट देना है, वेपन्स देना है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो अमेरिका प्रोवाइड करता है। फंडिंग इजराइल को कौन देता है? वो अमेरिका प्रोवाइड करता है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। अभी आपने बात की UNSC की जो रेजोल्यूशन को वीटो जिस तरीके से करता है, कौन करता है? अमेरिका करता है। तो अमेरिका अगर आज अपना हाथ खींच ले इजराइल से तो इजराइल तो आइसोलेट हो जाता है। इजराइल तो एक ग्लोबल पराया स्टेट बन चुका है इस वक्त। आप देखें कि यूरोपियन ममालिक के अंदर किस तरीके से, हालांकि जब ये शुरू हुआ और अब तो देखिए 2 हफ्ते बाद 2 साल हो जाएंगे नस्ल कुशी जो जेनोसाइड उधर हो रही है, जो उधर स्टारवेशन हो रही है, तो इस चीज को तो यूरोपियन कंट्रीज ने तो पहले भरपूर साथ दिया इजराइल का, लेकिन फिर उनके उधर अवामी राय भी बहुत बदली। जिस तरीके से विजुअल सामने आते थे सब कुछ अब एक एक करके वो रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को। तो सिर्फ एक अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जो बिल्कुल मुतवातर साथ खड़ा है इजराइल के। अच्छा, आपको क्या लगता है अमेरिका ज़ाहिर है इजराइल के मौक़िफ़ की उनकी हिमायत यकीनी तौर पर करता है, या फिर अमेरिका खुद भी इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हॉस्टेज है ज्यूइश लॉबी के हाथों, क्योंकि बाय डिज़ाइन उन्होंने इतना इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, इतना कंट्रोल है बजाते खुद अमेरिका के अंदर इजराइल का, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल हो या दीगर कंट्रोल्स हो, कि अमेरिका अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए अब्दुल्ला, ये तो बात बहुत लोग करते हैं कि आप देख लें कि अगर वो डेमोक्रेटिक रिजीम यानी अगर आप पिछली देखें जो बाइडेन थे
और अब जो है वो रिपब्लिकन रिजीम है, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन कोई भी आ जाए तो उधर इजराइल की वाकई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और वो सब के सब प्रो इजराइल है, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं लेता। तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज तो होगी। एक तो उनकी पेनिट्रेशन, आपको पता है APEC और ये वो, बल्कि एक्चुअली जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मैगा वाले सपोर्टर्स हैं या उनके कई इस तरह के जो लोग हैं, सियासतदान है, वो तो इस चीज को बहुत अब ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर गए। और उनके मीडिया या आप कह लें कि उनके इस तरह वीलॉगर्स और इस तरह के जो लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, वो अब इसको इजरायली इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं विद नंबर्स, और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये फंड करते हैं हमारी सियासत को। अच्छा महमल, टू स्टेट सोल्यूशन की भी अब बहुत जगहों से बात होना स्टार्ट हो गई है। नेचुरली सऊदी अरेबिया ने अपने मौक़िफ़ दोहराया है। जी, प्रपोजल तो हमेशा से था, लेकिन अब एक्चुअली उस पर बात हो रही है। यूरोपियन मुल्क जो हैं जो रिकग्नाइज कर रहे हैं अब फ़लस्तीन को, वो भी इस पर बात करना स्टार्ट हो गए। बट देन इट गोज बोथ वेज। लेट सपोज ये बात आगे बढ़ भी जाती है तो टू स्टेट सोल्यूशन में फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करना, फिर इजराइल को भी रिकग्नाइज करना, जो कि आधा जो मुसलमान मुल्क हैं वो तो नहीं करते, तो बात वहां तक पहुंचेगी या फिर इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ इट? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी टू अर्ली है। उसकी वजह यह है कि सीज फायर मुझे होता नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। हमने देखा कि वो एक जो रिपोर्ट एक्सियोस के अंदर आई कि किस तरीके से जो मुस्लिम ममालिक से जो मीटिंग हुई है इसके बारे में थी कि शायद क्या चीजें प्रपोजल या फॉर्मूला जो है वो अमेरिका देगा उनको। अब ये तो हमें नहीं पता क्योंकि अभी तक कोई जॉइंट लामिया नहीं आया और हमें नहीं मालूम कि उधर क्या बात हुई है। लेकिन बेसिकली जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक उनको देखे, इस वक्त गजा के लोग तो दो चीजें चाहते हैं ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक सीज फायर है, दूसरा है कि उन्हें खाना मिले क्योंकि वहां स्टारवेशन चल रही है। तो ये जो सारी चीजें जब तक ये नहीं होगा, फिर उसके बाद एक असेसमेंट भी होनी चाहिए अब्दुल्ला, कि आप देखें कि अभी जो नंबर्स आते हैं ऑफिशियली डेथ्स के, अभी कहा जाता है कि ये कम है, और जब इंडिपेंडेंट मीडिया को वहां जाने दिया जाएगा, जब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को वहां तक की एक्सेस दी जाएगी, तो तब वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा खौफनाक नंबर होंगे, यानी बहुत ज्यादा होंगे। तो और सिचुएशन भी बहुत ज्यादा, यानी कि नए फैक्ट्स आएंगे। तो वैसे भी आपको पता है ICJ के अंदर भी एक जो है ये चीज चल रही है, तो वॉर क्राइम्स के लिए भी लोगों को फिर ट्राई होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं बिफोर वी कम टू दैट। और मतलब इजराइल के ऊपर तो जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल पराया स्टेट वो बन चुकी है, और अवामी राय जो है वो खाली मुसलमान ममालिक के अंदर नहीं, वो आप वेस्ट के अंदर देखें किस तरह से बदली है इजराइल के बारे में। अच्छा महमल, एक और चीज, अब ये सारी दुनिया के लीडर्स जो हैं ये बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क में, और बात भी सरे फहरिस्त जो टॉपिक टू टॉक अबाउट इज फ़लस्तीन और इजराइल। ये प्रेशर हमें नहीं लगता कि नेतन्याहू एट ऑल फील कर रहे होंगे ये प्रेशर, बिकॉज नेतन्याहू ने पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी एग्जैक्टली वही किया जो वो करना चाहते हैं। वो तो अमेरिका के नहीं सुनते। तो हाउ डज दिस प्रेशर, इट्स गुड टू टॉक अबाउट कि सारों की मीटिंग्स हो रही है जी, ट्रंप भी मुसलमान मुल्कों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, होगा एंड में क्या? क्योंकि ट्रंप भी अगर कुछ प्रपोजल देते हैं, इट इज रियली अप टू नेतन्याहू टू आइदर एक्सेप्ट और जस्ट ब्रीच इट। वो तो करते रहते हैं। और अगर नेतन्याहू नहीं मानेंगे ट्रंप का मशवरा भी, तो ट्रंप उन्हें मोरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे, वो हमास को ही मोरद इल्जाम ठहरा के बात टाल देंगे। बेसिकली महमल, कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो नहीं है ना। देखिए, मैं वैसे कहूँ कि नेतन्याहू एक्चुअली इसलिए नहीं मानते बात क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका उनके साथ ही है। यानी कि वो ऊपर से जो मर्जी बात कर लें कि अमेरिका कह दे हमने तो इस चीज से रोका था लेकिन उसने फिर भी कर दिया। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये हो नहीं सकता क्योंकि अमेरिका पैसे फंडिंग वो देता है, अमेरिका उनको मिलिट्री का सारा कुछ वो देता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो देता है। अमेरिका जब तक उनका साथ देगा, नेतन्याहू ये करते रहेंगे। और देखिए, ये उन्होंने पहले दिन से कहा था। अब मैं उनके पुराने इंटरव्यूज, उनके कुछ एम्बेसडर्स के जो दुनिया में है उनके देख रही थी, और लोगों के मैं इंटरव्यूज देख रही थी उस वक्त के 2 साल पहले के, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम गजा को खत्म कर देंगे, हम तबाह कर देंगे। बेसिकली ये बातें उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड उस वक्त की हुई हैं, और वही वो चीज कर रहे हैं और इंप्यूनिटी के साथ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की सोल सुपर पावर उनके साथ है, तो कोई और मुल्क उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं तो आपको क्या लगता है इजराइल का यहाँ एक्सपेंशन उसका हदफ है, मोटिव है, या फिर वो बस ये चाहता है कि वहाँ से हमास की तरफ से दोबारा उस पर कोई हमला ना हो? फिर फौजें उतारने की भी बात हो रही है मुस्लिम ममालिक की गजा में ताकि इंटरनल सिक्योरिटी संभालें। ये जाहिर है ट्रंप अगर ये बात कर रहे हैं या दीगर जगहों से सोर्सेज से बात कोट हो रही है, तो इजराइल को लूप में लिए बगैर तो ये बात नहीं हो रही होगी।
देखिए पहली चीज तो ये है, ये जो एक्सियोस में जो रिपोर्ट हुई थी और जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था उसके अंदर ये जो मिलिट्री टेक ओवर टाइप एक जो चीज है, फिजिकल टेक ओवर के जी मुसलमान ममालिक ये करे, कोई फोर्स बनाकर करे, गवर्नेंस भी वो संभाले। एक तो पहली चीज है ये वाला मॉडल, अमेरिकी मॉडल तो जरूर है, अमेरिका ने ऐसा किया है, फिजिकली कंट्रीज को टेक ओवर किया, वहां पर गवर्नर्स और बाकी चीजों का फिर कंट्रोल लिया है, लेकिन इस तरह की चीज हमने पहले देखी नहीं। और कौन सी ऐसी कोई फोर्स या क्या चीज है और क्या मुस्लिम ममालिक असल में ये करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये सियासी तौर पर भी उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा अवामी राय आमा है, यानी कि बाकी ममालिक में अवामी राय आमा तो पूरी दुनिया में तब्दील हो रही है, मुश्किल होगा कि जी बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका में बरसर इख्तियार लोगों की कब तब्दील होगी। थैंक यू महमल, थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव, थैंक यू। एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प रियली नीड्स टू डिसाइड कि वो करना क्या चाहते हैं, बिकॉज या दे कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा जी, क्या एक ड्रामा शुरू हो रहा है जियो एंटरटेनमेंट पे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, और हमें वादा भी किया जा रहा है कि बड़ा मुख्तलिफ होगा ऑल्सो, बिकॉज अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो ड्रामे हैं उनमें एक बड़ा एलिमेंट होता है मैस्कुलिन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का। बढ़िया आपने, मैं वैसे कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रही थी बट होता है एग्जैक्टली यही है। तो ये सब कुछ चैलेंज होने वाला है केस नंबर 9 में। ड्रामा आज से शुरू हो रहा है और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इट हैज बीन रिटन बाय शाहजेब खानज़ादा एंड डायरेक्टेड बाय सैयद वजाहत हुसैन। यस, और स्टार कास्ट तो आपने देख ही लिए इसकी, अब तक कितने प्रोमोज, इतने टीजर्स माशाल्लाह हर जगह चल रहे हैं, छाए हुए हैं। और शाहजेब आपको पता है भी है अबाउट इट। हाँ, शाहजेब आपको पता है जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, तहकीक के साथ करते हैं। तो उन्होंने इस ड्रामे को लिखते हुए भी भरपूर तहकीक की, बड़े क्लियर माइंडेड होके, वैसे तो हैं ही, ड्रामा लिखा है, इसकी कहानी तरतीब थी। फिर सैयद वजाहत हुसैन, इनका एक तवील करियर है, दिहाइयों पर मुहित है, क्या खूबसूरत काम करते आए हैं। और जब उनके हाथों में स्क्रिप्ट आया तो एक शाहकार तख्लीक हुआ। एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो इसलिए क्यूरियोसिटी तो हमारी तो पीक कर रही है कि एक्चुअली किस तरह हैंडल किया होगा। So the drama starts today. Twice a week होगा और let's watch a little bit of it. FIR दर्ज करवानी। क्या हुआ? मेरा रेप हुआ है। कब हुआ रेप? 6 दिन पहले। अब तफसील से बताएं कि क्या क्या हुआ। मेरा नाम चलिए जी, आज से ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। रात 8 बजे जियो पर थोड़े से गूज़बम्प्स हो जाते हैं व्हेन शी इज नरेटिंग हर स्टोरी। अच्छा जी, एनीवे यू कैन वॉच इट फ्रॉम टुडे, और इन द मीन टाइम हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सही। अच्छा जी, आपको पता है जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता है ना तो उसमें तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं नजर आता, लेकिन कल हमें बड़े कुछ यूनिक मोमेंट्स नजर आए। यूनिक क्या, ये दिस इज हाउ क्रिकेट शुड बी। इसे जेंटलमैन्स गेम ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर हैं इब्रार अहमद, श्रीलंकन ऑलराउंडर हसरंगा को इन्होंने आउट किया ना तो उन्हीं के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर हसरंगा ने पाकिस्तानी बैटर्स की जब विकेट ली तो अब्रार अहमद की तरह सेलिब्रेट किया। फिर मैच के इख्तिताम पर दोनों एक दूसरे से मिले, उन्होंने अब्रार और गले मिले, और बड़ा उस मोमेंट को उन्होंने एंजॉय किया। यू कुड टेल यू नो ऑल इज गुड इन द हुड टाइप सिचुएशन थी। इस किस्म की अच्छी लगती हैं इंटरेक्शंस, बिकॉज नेचुरली दे प्ले, इतना मिलते भी एक दूसरे को रहते हैं, तो थोड़ी सी तो अफेक्शन होनी चाहिए या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, जो कि आई एम सॉरी टू से हमारे जो नेबर्स हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे, वो जो था ना वो मूव, वो जेट वाला मूव जो हारिस का था इंडिया पाकिस्तान मैच में, इंटरेस्टिंगली कल वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने मैच में किया। तो उन्होंने भी वो पूरा जेट का एक ऊपर जा रहा है जेट और फिर नीचे आ रहा है। साथ मुकीम ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुकीम ने ट्वीट भी किया उसको, उस तस्वीर को लगा के, और ये भी लिखा कि हु टोल्ड हिम, कि बेसिकली ये मूव तो हमारा है, तो इनको किसने बताया। तो इसलिए इसको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए इंडिया को कि वो वाला मूव हारिस ने किया था। इन एनी केस वी थॉट दिस वाज इंटरेस्टिंग एंड वी वांटेड टू शेयर विद यू। एशिया की दो बड़ी टीमें, इनके दरमियान क्रिकेटर्स के ग्राउंड में जो भी हो रहा है, जाहिर है वो जोश वो नजर आना चाहिए, लेकिन फिर जब मैच इज ओवर वो भाईचारा ना भी, वो कोर्डियल स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन भाईचारा भी ना, भाईचारा भी नहीं बना रहे, लेकिन एक होता है यू नो, यू आर देयर एट अ मैच और कुछ इस किस्म की चीज, यू टेक इट इन स्ट्राइड, बड़ी अच्छी बात है। एनीवे, तो ये हम इस पे बात करना चाह रहे थे क्योंकि कुछ जेस्चर्स पे बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, ऑफेंड हो जाते हैं लोग कि क्या हुआ क्या नहीं।
बट ऐसे भी तो हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया। इट वाज मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक नजर आ रही थी पोस्ट मैच। यप ठीक है, और जवाब जो है वो किससे देना है? परफॉर्मेंस ऑलवेज अगले को। अच्छा जी, आज हो गई 24 सितंबर, इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और पहले ब्रेक ले रहे हैं, जमा कर लें अपनी चीजें, 30 तक है डेडलाइन फिलहाल। अच्छा पहले फिर हम भी बात करते हैं। भाई 24 तारीख हो गई है, 30 सितंबर इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में बस एक ही हफ्ता रह गया है। बमुश्किल एफपीआर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन 30 सितंबर दे रखी है। ताजर बरादरी दीगर सेक्टर्स की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त सामने आई है। ये दुरुस्त है, हज़ारों अफराद इस सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को संभालने में लगे हुए हैं। इंटरनेट के मसाइल हैं और भी आपको पता है सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया, पीपल आर जस्ट रियली गेटिंग टू अंडरस्टैंड दिस। सैलाब हैज आल्सो टेकन अ लॉट ऑफ आवर अटेंशन। बेशक तो बल्कि इंटरनेट सिस्टम पे काफ़ी बोझ भी है और बाज़ ताजरों की जानिब से माशी और बाज़ टेक्निकल मसाइल का हवाला भी दिया जा रहा है। गोशवारे जो हैं वो जमा कराने की तारीख में इजाफे के लिए कुछ बातें भी हो रही हैं, कुछ जवाब तो मौजूद हैं मगर बाज़ रवायती भी लगते हैं। बहरहाल ज़राए बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर टैक्स रिटर्न्स की तारीख में तोसी हो सकती है, मगर इसका हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी पर होगा। लेकिन फ्लड सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद तारीख उसको आगे बढ़ा दिया जाए। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। अनवर काशिफ मुमताज़, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब शुक्रिया। अनवर साहब, पाकिस्तान में टैक्स फाइलिंग की तारीख साल ख़त्म होने के 3 माह के अंदर अंदर होती है, जो काफ़ी वक्त होता है वैसे तो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बहुत से सेक्टर से मुतालबा आ रहा है कि तारीख एक्सटेंड की जाए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमेशा ये होता है कि लोग जो हैं आप टैक्स रिटर्न फाइल करने की वजूहत जो बताते हैं उसमें आईआरएस का ना चलना, उसमें ग्लिचेस आना, उस आईआरएस जो है सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ये रीजंस होते हैं। लेकिन इस दफ़ा एक जो सैलाब की सूरत हाल है और काफ़ी जो हमारे शहर हैं वो पानी में डूबे रहे हैं काफ़ी अर्सा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, तो लोगों की डिमांड आ रही है कि क्योंकि 18 अगस्त को जाके आईआरएस पूरी तरह अपडेट हुआ था, ऑल्दो कि वो अपडेट भी नहीं हुआ था, उसमें ग्लिचेस थे, आज भी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन अब थोड़ा रिटर्न फाइल करना शुरू हुआ है। और 4-5 दिन के लिए तो ऐसा सूरत हाल हो गई थी कि वो बिल्कुल डेड चल रहा था, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसमें, तो उसकी वजह से लोगों के काफ़ी टाइम लैप्स हुए हैं। तो एक 90 दिन का क्लियर टाइम जो है ना अगर लोगों को दिया जाए तो लोग जो है अकॉर्डिंग टू लॉ वो अपनी रिक्वायरमेंट जो जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तो इसलिए जो है अगर ये जो इस दफ़ा डिमांड है वो मेरे ख्याल में सही है, इसलिए कि पूरे मुल्क में बारिशों का जो सिलसिला था वो पहले पंजाब, फिर उसके बाद सिंध और फिर बलूचिस्तान के पीके, यहाँ हर जगह जो है ना इसके सारे इम्पैक्ट आए हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, इसलिए कि देखें एडवांस की टैक्स की सूरत में 90% टैक्स तो गवर्नमेंट के खजानों में आ जाता है। अब जो टैक्स रिटर्न के साथ जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है और टैक्स रिटर्न जो टैक्स फाइल किया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब उसमें अगर गवर्नमेंट जो है उनको टाइम दे दे तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा की जो डिमांड है उसमें सिर्फ आईआरएस का इशू नहीं, आईआरएस भी है और उसके अलावा जो सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल है, मौसम की सूरत हाल है, उसकी वजूहत है। सो लेट्स सी खैर वहाँ क्या होता है। अनवर साहब ये बताइएगा कि फाइलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकाम का दावा है कि ऑनलाइन फाइलिंग का प्रोसेस जो है अब वो बहुत आसान हो गया है, मिनटों का काम है और इसलिए ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होगी। तो क्या वाकई आप बताएं हमें कि फ़ाइलिंग निज़ाम में ऐसी कोई इनकलाबी तब्दीली आ चुकी है जो लोगों को नहीं पता? देखिए आसान तो बहुत हो गया है, लेकिन चलेगा तो आसानी आएगी ना। और दूसरी चीज़ ये कि आप लेट बहुत कर देते हैं। आपको ये 1 जुलाई को जो है आपकी पूरा रिटर्न जो है आपका अपडेट होना चाहिए। मुझे आज तक नहीं समझ में ये आया कि आप हर साल उसमें चेंज क्यों करते हैं। आपको टैक्स चेंज करें उसके बाद आप रिटर्न फाइल करने के लिए लोगों को अलाउ कर दें। होता ये है कि 18 अगस्त 1 जुलाई को 30 जून को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, 1 जुलाई से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 18 अगस्त को जाके आप एफबीआर जो है वो आईआरएस को अपडेटेड करता है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये तो किसी तरह भी और किसी भी टैक्स डेवलप इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये पहला सूरत हाल है जो आईटी के साथ मजाक किया जा रहा है। आपको इसको मई में अपडेट करके, जून में अपडेट करके, उसके बाद 1 जुलाई से इफेक्टिव कर देना चाहिए। हम रोज देखते हैं
कि AI और टेक्नोलॉजी के कितने लोग फायदा उठा रहे हैं, कितने मोबाइल जो है फायदा उठा रहे हैं। हम अभी तक उसी रेगमील में लगे हुए हैं कि जी IRS चल नहीं रहा, IRS बंद है, IRS में ये अपडेटिंग हो रही है। ये मेरी समझ से बाहर है और ये मुझे लगता है ऐसा है कि ये इसमें प्रॉपरली किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा है, इसमें कुछ डिस्कनेक्ट है, इसमें जो है मेरे ख्याल में प्रॉपरली जो है ना सेल्फ या सेंटर्ड कोई लीडरशिप नहीं है जो इसको कंट्रोल करे और इसको एग्जीक्यूट करे। अच्छा मनोज साहब, क्योंकि इस बार टैक्स कलेक्शन का हदफ बहुत ही ज़्यादा है तो हुकूमत और FPR और दीगर इदारे मामूल से ज़्यादा मुतहर्रिक भी नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से बहुत से लोग सेल्फ असेसमेंट वाले सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, समझते हैं कि अंडर फाइलिंग को ऑन ग्राउंड जाकर ज़रा पूछ गछ करने वाला पुराना निज़ाम ही बेहतर था। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए अब जो किसी को डिसएग्रीमेंट है वो उसको तो मुझे नहीं पता क्या वजूहत है, लेकिन हमेशा दुनिया में कहीं भी देखें तो आपका सेल्फ का असेसमेंट है। अगर आपको कोई मैचिंग कोई चीज मिसमैच कर रही है, आपकी आमदनी और असासे में कोई मिसमैच है, तो वो फिर वहां पे नोटिस दिए जाते हैं। अदरवाइज लोगों को पहले इंस्टेंस में कहीं भी ऐसा सेल्फ असेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप रिटर्न फाइल करें, ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न चला जाता है सिस्टम में। आप अगर आपका रिकॉर्ड, आपकी वेल्थ, आपकी चीजें जो एसेट है, आपके एक्सपेंसेस मिसमैच कर रहे होते हैं तो आपको नोटिस आते हैं। अब हम अभी तक इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सके हैं, इंटीग्रेशन को प्रॉपर्ली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके हैं, तो हम इसी तरह के पुराने हाइब्रिड सिस्टम में चलते हैं। कुछ कन्वेंशनल बातें, कुछ IT की बातें, कुछ टेक्नोलॉजी की बातें। अगर प्रॉपर्ली इसको एग्जीक्यूट करें तो ये ऐसे ही है कि आप रिटर्न फाइल कर दें, रिटर्न के बाद आपका रिटर्न का एक AI या कोई भी डेटा ऑडिट हो, उसमें अगर कोई मिसमैच है तो आपको नोटिस दिया जाए। बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। तो बस जी टाइम कम है, जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और जो लोग वेट कर रहे होते हैं ना कि अभी तो एक्सटेंड हो जाएगा, वैसे तो शायद हो जाए, लेकिन शायद पे क्यों बैठना, जस्ट डू इट ऑलरेडी, एंड पे तो ना करें। मूविंग ऑन, लेट अस टॉक अबाउट द फ्लड्स। और अच्छी खबर ये है कि पंजाब में सैलाब का पानी उतरने के बाद अब लोग मामूलाते ज़िंदगी की तरफ आने लगे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो लग रहा था कहीं नहीं जाएगा, वो ज़रा कम होना शुरू हो गया। जनूबी पंजाब के इलाके जलालपुर, पीरवाला, जो कि बहुत बुरी तरह इफेक्टेड था, उसके मकाम पर M5 मोटरवे अभी तक बंद है। और आपको पता ही है कि मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासर हुआ है, यानी टूट गया है बेसिकली। और मुतासरीन जो हैं वो प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए हैं। तो वो सब पानी पानी है, अब कश्तियाँ चल रही हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन अब तक बहाल ना हो सका। और सिंध की बात करें तो सजावल में कच्चे के 26 गाँव ज़ेरे आब हैं। 4000 मुतासरीन दरियाओं के हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मटियारी में कच्चे के इलाके ज़रे ज़मीन हैं, इसका एक बंद भी टूट चुका है। लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों से 14 स्कूल भी मुतासर हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबाई वज़रा को सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने अपने हलकों में रहने की हिदायत की है। अच्छा, अभी हम कोटरी बैराज और हैदराबाद के अतराफ की सूरत हाल मालूम करेंगे और अली नईम हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से। जी अली, बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, क्योंकि व्हेन इट ऑल स्टार्टेड लाइक अ मंथ और 2 months बैक तो हैदराबाद में कोई बहुत ही बुरी बारिश हुई और उसके बाद फिर होती ही आते जाती रही बारिश, तो वो संभलने का टाइम भी नहीं मिला। अब क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और इस वक्त कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर है। कोटरी बैराज हुक्काम के मुताबिक कोटरी बैराज के मकाम पर अप स्ट्रीम के अंदर जो पानी पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है वो 4 लाख से 4.25 और 4.5 लाख क्यूसिक के अंदर इम्कान जाहिर किया गया है। और जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के पैरामीटर्स हैं और कोटरी बैराज हुकाम के पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक 4.5 लाख क्यूसिक के अंदर जब कोटरी बैराज पर पानी पहुंचता है तो दरमियाने दर्जे का ही सैलाब डिक्लेयर होता है। जैसे ही 4.5 लाख क्यूसिक से ये पानी क्रॉस करेगा तो ये ऊंचे दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त महकमा इनहार का ये कहना है कि दादू मोरो पुल के मकाम पर ये पानी स्टेडी हो गया है और दादू मोरो पुल के मकाम से कोटरी बैराज तक पानी पहुंचने का जो वक्त है वो 3 से 4 दिन है और वहां से जो पानी पहुंचेगा उसके अंदर 3 से 4 दिन लगेंगे। ताहम कोटरी बैराज के मकाम पर जो रिसीव करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है अप स्ट्रीम के अंदर पानी वो 4 लाख से 4.5 लाख क्यूसिक के अंदर ही है।
शुक्रिया अली नईम। अच्छा, जहाँ पानी की वजह से दीगर मसाइल है वहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, पर्टिकुलरली स्किन इशूज़ और आशोब चश्म, जो आँखों का इन्फेक्शन होता है, पिंक आई जो होती है। डेंगू के केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो सैलाब ज़दा इलाका है वहाँ आशोब चश्म से मुतासर अफराद की तादाद हज़ारों में जा पहुँची है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आशोब चश्म से मुतासर केसेस की तादाद 22,000 से बढ़ चुकी है। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में यौमिया 150 से ज़ायद आशोब चश्म के मरीज़ों को लाया जा रहा है। दीगर अस्पतालों में भी हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। और उधर पंजाब में भी आपको बता दें कि डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ासतौर पर रावलपिंडी में डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में पंजाब में डेंगू के 24 नए केसेस रिपोर्ट है, ह्यूज नंबर बाय द वे, जिसमें 18 सिर्फ रावलपिंडी से सामने आए हैं और ख़दशा है कि फौरी इक़दाम ना किए गए तो ये अमराज वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है और हुकाम के साथ आवाम को भी मुकम्मल तौर पर मोहतात रहना होगा। तो थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स जो है ना प्रीएम्प्टिवली वो आपको ख़ुद भी लेने पड़ेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हाफिज़ जवाद ज़ाहिर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं रावलपिंडी से। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे ये रावलपिंडी में जो डेंगू स्केयर है और डेंगू जो है ज़्यादातर केसेस जो हैं रावलपिंडी से रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वजह है और क्या ये तादाद आपको भी गैर मामूली लग रही है या फिर ये सीज़न है और इस सीज़न में ये सब नॉर्मल होता है? देखिए, इस दफ़ा जो हमारी डेंगू के मरीजों की तादाद है वो पिछले साल के निसफ से भी कम है। हमारे पास पिछले साल इसी दिन के ऊपर 47 मरीज रिपोर्ट हुए थे, जबकि लास्ट 24 आवर में 23 पेशेंट रिपोर्ट्स हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो डेंगू की सूरत हाल पिछले साल की निस्बत बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा डेंगू जो है वो एक पॉजिटिव वे में इसका टर्नओवर हम पूरा करेंगे। जाहिरी बात है ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, इसके साथ ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन इंशाल्लाह पिछले निस्बत ये कंट्रोल में। सर, इस पे ज़ाहिर है वैक्सीन वगैरह तो नहीं होती है इसकी, इससे बचाव होना चाहिए। मुस्तकिल तौर पर क्या बचाव मुमकिन है? क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि वबा की सूरत भी इख्तियार कर जाता है अगर ये ना कंट्रोल किया जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग कंट्रोल रखने के लिए? जी, मेरी गुजारिश यही है कि जो चूंकि डेंगू का एक मच्छर से फैलता है, मच्छर हमारे जो इन्वायरमेंट में मौजूद है और हमारा जो पिंडी का इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है जो इसकी अफजाइश को प्रमोट करता है। तो ऐसा ही है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है कि आप इससे बचाव के लिए पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। जो हमारा ज़्यादा मसला पानी की स्टोरेज का है, जहाँ पे स्टोर करते हैं उसके बर्तन को ढांप के रखें। और जी हाँ, जिसको एक दफ़ा डेंगू हो चुका है दोबारा भी हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, Den 1, Den 2, इस तरह कोरोना की मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, इस तरह इसके भी वेरिएंट्स हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता अगर डेंगू हो जाए तो फिर क्या प्रोसेस होता है ठीक होने का, क्या इलाज होता है? ऑल्दो इस पे हम ओवर द ईयर्स बात करते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम चाहते हैं आप बता दें कि कितना वक्त लगता है ठीक होने में, ठीक भी हो जाते हैं कि नहीं, ये सब बताइए। देखिए, डेंगू एक काबिल इलाज मर्ज है, 100% रिकवरी मुमकिन है। आपका जो 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन का पीरियड है जिसमें जो है सिम्टम्स आते हैं हाई ग्रेड फीवर और जोड़ों में दर्द, दिल का ख़राब होना। इस सूरत में फौरी तौर पे आप अस्पताल में रजू करें, मुस्तनिद डॉक्टर से मिलें, डिस्प्रिन और पैनाडॉल की गोलियां जो है वो इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो है वो फ्लूइड ज़्यादा लें। और एक आम और भी तासुर पाया जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स काउंट्स आपका बहुत कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स काउंट कम होना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन यह है कि उसी तरह से ये रिकवर भी हो जाता है। तो 5 से 7 दिन आपके मुश्किल होते हैं। इस दौरान हाँ, अगर आपके नाक, कान, मुंह से खून निकले तो फिर फौरी तौर पे अस्पताल आप जाएं और वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सो फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा, जूसेस, पानी, कोई भी आप ORS, कुछ भी जो भी आप लेना चाहें लाजमी लें। डेंगू गर्मियां हैं तो आपको मतलब अगर हिट करे तो, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ही है। अपने इर्द गिर्द देखें मच्छर जहां पैदा हो रहे हैं, कीप एन आई, जस्ट कीप एन आई। अच्छा, ये तो हम रावलपिंडी की बात कर रहे थे, लेट्स टेक यू टू पेशावर नाउ, और वहाँ का क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। डॉक्टर काजी शहबाज, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जनरल के केसेस वबा की सूरत इख्तियार करके हैं। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पिंक आए, आशोब चश्म के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लग रही है अचानक बढ़ने की?
खैबर पख्तूनख्वा में आशूब चशम के केसेस के बढ़ने की बुनियादी दो वजूहात हैं। एक है वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तकरीबन 97,000 अफराद जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं। नौशहरा में 9,700 लोग आशूब चशम का शिकार हो चुके हैं। पेशावर में 9,460 इसका शिकार हो चुके हैं और 22,000 लोग सिर्फ और सिर्फ अगस्त के महीने में आशूब चशम का शिकार हुए थे। और इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रश के मकामात पे जाना है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, हाथ का मिलाना है। ये टावल तौलिया हो गया, तकिया हो गया, मेकअप का सामान हो गया, ये एक दूसरे का इस्तेमाल करने से ये बहुत हद तक बढ़ जाता है। हजार ये तो एक्चुअली वबा बन गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वक्ती तौर पर ये बीमारी ऑब्वियसली परेशान तो बहुत करती है और दर्द भी होती है और कहते हैं कि एक दफ़ा शुरू हो जाए तो वो होती रहती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म भी इसका कोई नुकसान हो सकता है, कोई ख़तरा हो सकता है लॉन्ग टर्म, या फिर भी ठीक हो जाती है और उसके बाद देन इट्स ओवर? वक्ती तौर पर तो ये थोड़ा बहुत परेशान करती है इंसान को, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास आंखों में धुंधलापन हो रहा है या आंखों में धब्बे, आंखों के सामने धब्बे नज़र आ रहे हैं या सोजिश बहुत ज़्यादा हो रही है या बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, तो फिर फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसमें ये कॉर्निया का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि आवाम की आगाही के लिए ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आशूब चश्म की अलामात क्या हैं और किस तरह इसकी तशखीस होती है और फिर इलाज के लिए क्या किया जाना चाहिए? आशूब चशम जिसको पिंक आई भी कहते हैं, इंग्लिश में वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह अलामात यही हैं कि आपकी आंख का सुर्ख होना, आंख से पानी आना, आंख से आंसू आना, आंख का जलना और रोशनी से चुभन, आंखों का चुभन होना, ये इसकी कुछ बुनियादी अलामात हैं। कुछ केसेस में इसमें आपको नज़ला या ज़ुकाम भी हो सकता है। इसका मुआयना क्लिनिकली बेसिस पे होता है। क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसकी बुनियाद पे हम इसके डायग्नोसिस करते हैं और जो आंख के माहिर डॉक्टर होते हैं वो इसका मुआयना करके इसका डायग्नोसिस करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी शहबाज फॉर अपडेटिंग अस। तो लिहाजा वही कहते हैं जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और पिंक आए तो ख़ास तौर पे ये कांटेक्ट वगैरह और फिर किसी से हाथ मिला रहे हैं, कहीं इधर उधर गए हैं, बाजार में चीज़ें उठाई हैं और फिर वही हाथ अपनी आंखों में डाल रहे हैं। सो मेजर रीज़न तो यही जो एहतियात है ना वो आपको बरतनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ वो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सब वापस लें, अपने आप को साफ़ रखें इफ़ यू कैन डू दैट। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम। ज़रा कराची के हालात में हम बात करेंगे और बारिशों के बाद क्या हालात हैं उस पर तो आपको पता है। वी वांट टू नो व्हाट द अपडेट इज और काम क्या हो रहा है। क्योंकि हमने वादा भी लिया था ना मेयर कराची से पिछली दफ़ा जब बारिशों के बाद आए थे या बारिशों के दौरान जब हमारी इनसे गुफ्तगू होती थी, सो हम यही मालूम करने में इनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि व्हाट नेक्स्ट। सो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया। सो कल हमारे साथ एक और मेहमान भी थे और वो थे तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध। सो इट वाज अ न्यू पोस्ट फॉर अस एज वेल टू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ वफाकी हुकूमत थ्रू हिम अबाउट सिंध। सो उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो ग्रीन लाइन की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी हमें तो किसी नए एनओसी की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास ये पुराना एनओसी है और इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब हमने उनसे ये जिक्र किया मुर्तज़ा तो उन्होंने हमें एनओसी दिखाया, तो अपीरेंटली ही हैड द एनओसी एंड फिर हम जो एतराज़ है आपका कि वो फुटपाथ हैं और कुछ रोड्स जो नहीं बनाए हुए उन्होंने ग्रीन लाइन पुरानी कंस्ट्रक्शन के दौरान, वो कहते हैं जी हमें निशानदही कर दें, हम बना देते हैं। सो आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन इज एक्चुअली। वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, क्या है, तर्जुमान है उनके, उनका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से उनका नोटिफिकेशन हुआ है। कराची के लिए हमेशा माशाल्लाह ये कोई ना कोई अनोमली या एक्सेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, हमने 2017 में इनको ग्रीन लाइन के लिए एनओसी दी, उन्होंने काम स्टार्ट किया और नतीजा यह हुआ कि एमेजिना रोड का बुरा हाल हो गया। 2017 की इशू करदा एनओसी 2025 सितंबर में वो काम स्टार्ट करते हैं वापस, और माशाल्लाह 8 साल 9 साल गुजरने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि वी आर ऑन द राइट पाथ
और मेयर साहब जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो गलत है। आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट। नंबर 2, इन्होंने हमें 7 जुलाई को ख़त लिखा और 7 जुलाई 2025 को अभी कि जी हम काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने उस 7 जुलाई के ख़त का जवाब दिया उनको 9 जुलाई को। जी, उन्होंने दिखाया। और उस ख़त में हमने उनको ये कहा कि आप नया काम स्टार्ट करने से पहले पुराने काम को पहले ख़त्म करें, जो काम ख़राब हुआ है उसको रेक्टिफाई करें, और तीसरा ये मुझे टाइम लाइन दें जी कि कितने अरसे में जो आप नया काम स्टार्ट करें कितने अरसे में टाइम ख़त्म होगा। उस लेटर का आज तक हमारे पास कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि जस्ट बिकॉज कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है उसके पास ये राइट है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे बगैर, उसको इजाज़त लिए बगैर या उसकी जो शराइत हैं उनको फॉलो किए बगैर अपना काम कर सकता है? जब वो रोड का बुरा हाल होता है तो अब्दुल्ला, आप सुबह जो टीवी शो करते हैं, हम आप करते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं उसका, आप पीएनडी मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं या मेयर कराची से सवाल पूछते हैं? इट इज़ माई राइट कि 9 साल तक एनओसी लेके रखी हुई होती है उन्होंने, एंड जस्ट बिकॉज कराची है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने कहा ना, आई एम वेरी फर्म ऑन दिस कि दे फर्स्ट रेक्टिफाई the mistakes that they've made. What made. are the issues that you have with the Green Line project? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमने तो एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, जो लाइनें सिंध गवर्नमेंट ने शुरू की हुई हैं वो भी आपके, उनकी प्रोग्रेस भी आपके सामने है। अगर एमेजना रोड डिलीवर की हुई है तो आई रेस्ट माई केस। अभी मेरे साथ चलिए आप और एमेजना रोड को देख लीजिए। मैं 10 साल सदर में मैंने तालीम हासिल की है। एमेजना रोड वॉज नॉट लाइक दिस। आज एमेजना रोड की स्ट्रीट लाइट्स हों, उसकी ड्रेनेज हो, उसकी सेवरेज हो, वो सब की सब ख़राब हो गई, फुटपाथें ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2017 में काम स्टार्ट किया, वो काम ये लोग कर नहीं पाए, उसके ऊपर लिटिगेशन हुई, उन्होंने पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद अब 9 साल बाद वो आ रहे हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, हम तो डिलीवर कर रहे हैं। इफ़ दिस इज़ डिलीवरेंस, भाई मुझे ये डिलीवरेंस नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं उन तर्जुमान साहब का नाम भी नहीं जानता, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आपको बताते हैं उनका क्या नाम है, बल्कि हम आपका इंट्रोडक्शन करा देंगे। बैरिस्टर राजा। अच्छा, ओके जी, थैंक यू राजा साहब। आप बेहतर ये होगा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब खुद आ जाएं। क्या ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का काम है डेवलपमेंट करना? मुझे बताइए, लाहौर के अंदर कोई काम फेडरल गवर्नमेंट इस तरह करती है? व्हाई डू वी क्रिएट एक्सेप्शंस फॉर कराची? वैसे बैरिस्टर राजा साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था वो भी हम आपको दिखाएं जरा। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा कोई भी एसओपी है कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली मेयर ऑफिस को फंड जारी करे। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा उस हायरार्की के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फंड्स देता है। जो भी सूबे के फंड्स होते हैं वो उन्हें मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह का आज तक आपने नहीं देखा होगा कि वजीर आला सिंध को शिकायत करें कि हमें फंड्स नहीं मिले हैं। जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं कहीं किसी तकरीब में तो उनके सामने बिलावल साहब उनकी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सिंध में भी शहबाज स्पीड चाहिए। लेकिन देखें, अगर सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए या मरियम नवाज स्पीड चाहिए तो फिर सिंध के लोगों को पीएमएलएन को वोट भी करना पड़ेगा। अक्टूबर 2017 में एनओसी है जो कि इसी ग्रीन लाइन का एनओसी है और ये जो मैं आपको बताऊं ये एक्सटेंशन नहीं है, ये उसी ग्रीन लाइन का हिस्सा है। जो 3 स्टेशन मजीद जो हैं 1.8 किलोमीटर ये डिले का शिकार हुआ क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज की वजह से, और फिर नुमाइश से आगे रोड की कंडीशंस डिफरेंट थी, इस वजह से कुछ और वजूहात थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन ये इसी एनओसी पर है और ये इस एनओसी में कोई भी जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये एनओसी खत्म होगा। ये वंस एंड ऑल एनओसी। अच्छा, हमने फिर उनको लेटर लिखा कि जी हम तो रेडी हैं, आप बताएं, आप निशानदेही करें कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है या कहाँ कौन कौन सा काम होना है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। एक तो आप निशानदेही करें, दूसरा ये कि हम क्या इस बहस में हम क्या अखज़ करें कि टावर तक ग्रीन लाइन नहीं कंप्लीट होगी? ये टावर तक बना ही नहीं रहे पहले तो। अच्छा, ये बना रहे साबरी निहारी तक। अच्छा, अब इनको प्रॉब्लम ये है ना, ये वाइस रॉय साहब हैं, वहां तक चली जाएगी। लेकिन ये तो इधर ही के हैं, मतलब इनको पता है व्हाट प्लेसेस आर एंड ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कौन एग्जीक्यूट कर रहा है काम, मुझे बताइए जरा। डू यू नो दैट? यू आर वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, रोज सुबह टीवी शो करते हैं आप लोग, मुझे बताइए कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? अब आप मुझे बताएं। नहीं, अब्दुल्ला प्लीज, हू इज एग्जीक्यूटिंग इट? प्लीज टेल मी। नहीं, वफाकी गवर्नमेंट ही कर रही है ना। कौन एनओसी वो बता दें। कौन मतलब लिटरली कौन ठेकेदार कौन है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है पता है आपको? आप बताएं। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है PIDCL, जिसका पहले नाम था KIDCL, फिर नाम हो गया SIDCL, अब नाम हो गया PIDCL। एमेजना रोड वैसी खड़ी हुई है। आप ये देखिए, एटीट्यूड देखें कि कह रहे हैं 2017 की एनओसी में वापस लेने की जरूरत नहीं। मतलब माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट को शर्म भी नहीं है कि 9 साल तक वो चीज़ होती नहीं है और वो कहते हैं हमें एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए मंगोपी रोड का हाल देखिए, इन्होंने बनाई थी,
तो मैं, और ये दूसरी बात उन्होंने कही ना कि कोई SOP नहीं है कि मेयर को पैसे दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में आप पूछ सकते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से, उस ज़माने में CDGK को पैसे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाते थे, लेकिन मैं तो पैसे मांग नहीं रहा, मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए, ये खुद एग्जीक्यूट करें। लेकिन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं दे शुड बी आंसरेबल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कराची। ये नहीं हो सकता कि PIDCL नाम की कोई कंपनी है जिसका माशाल्लाह 2 वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट को नाम भी नहीं पता कंपनी कौन सी है, उसका MD कौन है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उसका दफ्तर कहाँ है। देखिए हम इसे एज अ वफाक का प्रोजेक्ट लेते हैं, सो आपको PIDCL से मसला है या वफाक से आपका इशू? मुझे वफाक से कोई इशू नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा वफाक कोई भी काम कराची शहर में। लेकिन आप ये कह रहे हैं आपको वो सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही, खास तौर पे जो नाम चेंजिंग, मतलब you have reservations with this PIDCL as well? Yes, it should be locally executed. फेडरल गवर्नमेंट राजा साहब को PD बना दें। अच्छा तो मुर्तजा मैं अभी ऑफर करता हूँ, राजा साहब आप बन जाओ PD इसके, बट यू शुड सिट हियर इन KMC's ऑफिस, ताकि कोई अगर बुरा भला कहे आके तो यू फील द पेन ऑफ द पीपल ऑफ कराची और यू आर आंसरेबल, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। अच्छा चले, वुडंट इट बी गुड कि एक जवाब ही अगर देना है तो आप अपने प्रोग्रेस ऑन रेड लाइन बताएं, बिकॉज रेड लाइन तो आप ही का मंसूबा है ना, सो दैट वुड बी अ गुड वे। दूसरा ये कि उसको कब उसकी डिलीवरेंस होनी थी कि कंप्लीट हो गया है, 2035 का जिक्र हो रहा है? नहीं, मैं एक्सप्लेन, क्लैरिटी चाहिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2035 का जो वर्ड आया है या नंबर है, आई डोंट नो कहाँ से आया। मैंने कहा मुझे ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आते फॉर वेरियस रीज़न, और मैंने ग्रीन लाइन की एग्जांपल दी कि 2017 की NOC को अगर आप 2025 में इस्तेमाल करेंगे तो फिर पता नहीं कब जाके वो काम ख़त्म होगा। रेड लाइन है हुमा, आप ये सोचें कि आपने कितने प्रोग्राम किए हैं रेड लाइन के ऊपर, because you feel the pain of the people who are commuting through University Road, right? Got it, yeah. And this is precisely my point, कि अगर आप वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे होंगे, आपको नहीं पता MA जिन्ना रोड ने पिछले 10 साल में किस तकलीफ से लोग गुजरे हैं, और माशाल्लाह ये अभी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का पोर्शन करने आ रहे हैं, टावर तक का नहीं है। अगेन मिजरी हमारी एग्रेवेट होगी। जो रेड लाइन का प्रॉब्लम है वो है फिस्कल इन द सेंस कि जो ठेका जिस रेट पे हुआ था और आज जो रेट हो गया उन तमाम चीज़ों का, दैट हैज़ चेंज्ड एक्सपोनेंशियली। आपको कानून इजाज़त देता है कि आप रिवाइज कर सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट स्कीम को, बट उसके अंदर एक क्वांटम है 15% का, कि अगर 100 रुपये का आपने ठेका दिया तो आप 15% उसको एस्केलेट कर सकते हैं 115। डॉलर रेट डबल हो चुका है। इस तरह के डिस्प्यूट्स हमारे उस ट्रांजैक्शन के ऊपर चल रहे हैं, विच वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व। मैं कभी आके उसको डिफेंड ये नहीं करता कि यार बड़ा ज़बरदस्त है, हमारी कोई गलती नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम। But it's been very long that you're trying to resolve it. It's been 4 years और वो काम अभी तक नहीं हो पाया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, मैं हूँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्निकल इशू है इसको रिजॉल्व करें, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो ये मसला हल नहीं होगा। तो वो जो टेक्निकल मैंने आपको ग्लिच बताई है कि जो बंदा दस्तखत करेगा उसके ऊपर, उससे कल को सवाल पूछा जाएगा कि आपने कानून को वायलेट क्यों किया, आपने 15% की एस्केलेशन। तो अब तक तो इसका हल निकाल लेना चाहिए था ना आपको। द लॉन्गर इट टेक्स, 15% मतलब वो तो एक्स इज गोइंग टू 50 से 75 हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वी शुड वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कि यस दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व, क्योंकि अगर आज फैसला नहीं करेंगे तो मजीद रेट्स में इजाफा होगा। ये करने की ज़रूरत है, एंड बिलीव मी, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, मैं हूँ, जो भी हूँ, वी आर ट्राइंग टू हैव इट रिजॉल्व, बट देर आर बॉटलनेक्स जो कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ये जो एलिगेशंस आते हैं, करप्शन की बातें लगती हैं कि जी आपने अपने फ़ायदे के लिए इस रेट को इन्हांस कर दिया, उसकी वजह से लोग घबराते हैं ये फैसला साजी करने में। बट मैं ये समझता हूँ कि ये कड़वी जो एक इस पे इल्ज़ाम आए, वी शुड फेस इट। तरक्याती कामों का एक मुतबादिल होता क्या है कि वो जो रेड लाइन प्रोजेक्ट या जो भी जिस वजह से भी डिले का शिकार है, उसके इर्द गिर्द जो गुजरगाहें हैं ना वो अजाब बन जाती हैं। अब हम उसको टेम्परेरीली कुछ रिलीफ दे सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी शहरी को कराची में 3 घंटे 4 घंटे ना फंसना पड़े, या फिर उसका कोई हल नहीं है जब तक ये बॉटलनेक्स नहीं खुलेंगे, जब तक ये फिस्कल इशू हल नहीं होगा, ये चलता रहेगा। नहीं, ये हल हो सकता है और ये गाहे बगाहे होता है। मैं एक सोल्यूशन के ऊपर शर्जील साहब भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं कि जो इसका रूट है ना, बसें कब आती हैं कब चलती हैं, जो रूट है डेडिकेटेड उसको हम बाय जनवरी 2026 कंप्लीट करें, ताकि लोगों की जो मिजरी है इसको हम मिनिमाइज कर सकें।
वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे वी आर ट्राइंग टू हैव इट सॉर्टेड। अगर वो हो जाता है तो देन ये जो आपका ग्रीवेंस है इंशाल्लाह ये एड्रेस। एक और चीज आई एग्री विद दिस। मैं खुद कराची वाला हूँ, मैं खुद उस सड़क से गुजरता हूँ। आपका पॉइंट इज वेल टेकन, लोग तकलीफ में है। अच्छा, आप एक दफा आए थे और हमारी बात हुई थी और उस वक्त हब कनाल वाली उस पे आपको याद होगा, उस वक्त करीमाबाद अंडरपास की भी बात हुई थी और आपने कहा था कि सितंबर में 30 सितंबर जी कंप्लीटेड। आर वी ऑन ट्रैक विद दैट? मैंने अगर आप याद करें, मैंने कहा था 30 सितंबर अगर खतरनाक बारिशें नहीं होती, उसके अंदर बारिशों की वजह से थोड़ा सा डिले आ रहा है, बट मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 महीने वो जी, ऊपर चला गया है। अक्टूबर टाइप या अर्ली नवंबर में इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू फिनिश इट। उसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अंदर भी मैंने टीम को बुला के ये कहा है कि जो मीना बाजार वाली साइड है, क्योंकि वो बन चुकी है इस वक्त, उसको कवर करके वहाँ पे जो रोड की रिहेबिलिटेशन करनी है वो कर दें, ताकि वहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो। अच्छा, ये जो सदर टाउन का इलाका है जहां हम एक्चुअली बैठे हुए हैं और जिन गलियों से एक्चुअली आप होते हुए ऊपर आ रहे हैं, मतलब यू हैव लुक्ड इनटू दिस, मतलब ये टाउन्स की जिम्मेदारी है और मतलब इसको हम किसको पकड़े जाके? हम हुकूमत सिंध को कहते हैं, हम मेयर कराची को कहते हैं। मतलब आप लियारी एक्सप्रेस पे अगर गार्डन में उतर जाएं और उसके बाद ये इकोनॉमिक हब है एक्चुअली, यहाँ से कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है, और सड़कों और फुटपाथों का हाल आप देख लीजिए, इवन जू के अतराफ की जो सड़कें हैं उनका आप हाल देख लीजिए, ये कौन और कब ठीक करेगा? देखिए, अगेन ये मैंने सिंप्लीफाई लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि केएमसी का डोमेन क्या है, टाउन्स का डोमेन क्या है। केएमसी को अपना काम करना चाहिए, टाउन्स को अपना काम करना चाहिए। जो हमारी 106 सड़कें हैं उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर चुके हैं। जी बिल्कुल, हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया और वो इंशाल्लाह वी विल डिलीवर ऑन दैट। इन एडिशन टू दैट, जो अंदरूनी गलियां हैं उनके ऊपर भी हम और काम ये गलियां नहीं, ये सड़कें हैं सर यहाँ पे, क्योंकि कमर्शियल मार्केट है ना, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये मार्केट। आपने वो गार्डन वाला एग्जांपल दिया ना, जब लियारी एक्सप्रेसवे से आप उतरते हैं तो आप लगता है कि चांद पे आ गए। नहीं, वो आपने देखा होगा उसमें बीच में से एक ट्रेंच खुदी हुई है, वो क्या है? वो गैस की लाइन की परमिशन उन्होंने दी। प्रॉब्लम ये हुआ जो ज्यादती शहर के साथ हुई कि इन टाउन्स ने बगैर सोचे समझे SSGC को परमिशन दे दी कि जी आप खोद दें। उनको उसूलन ये करना चाहिए था कि उनको कहते कि ठीक है जी टाइम लाइन, जैसे मैं अभी ग्रीन लाइन से बात कर रहा हूँ ना, कि टाइम लाइन दें कि जी अगर आप ये सड़क खोदेंगे तो इतने अरसे में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। उन्होंने क्या किया यार, पैसे आ रहे हैं, 14 अरब रुपए मिल रहे हैं, 15 अरब रुपए मिल रहे हैं, ले लो अपने अकाउंट में रख दो, देखा जाएगा। अभी आप किसी टाउन को बुला के नहीं पूछते हैं कि बताएं जी आपने अपनी गली का क्यों बुरा हाल किया हुआ है, आप मेयर से पूछते हैं, बिकॉज दे टाउन वाले बड़े आराम से चिल कर रहे हैं वो। ठीक है, हम टाउन्स पे भी बात कर लेंगे, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन मुर्तज़ा ये ज़रूर बता दें, हम 106 रोड्स की जो बात करते हैं, कैन यू टेल अस कि कौन सी रोड्स जो हैं रिपेयर हो गई हैं, दे आर कंप्लीट, हो गया काम, व्हाट इज द टाइमलाइन लाइक, या फिर जो हो रही है उनका टाइमलाइन? हमने 2 महीने का टाइम दिया है उन 106 सड़कों की तामीर का। काम स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आज जब अपने ऑफिस आए होंगे तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पे जो इश्यूज़ थे उनको हमने एड्रेस कर लिया है और वो हिस्सा बन गया है। ये आपका जो पीसी की साइड से रोड आती है, इसी तरीके से आपकी जो राशिद मनाज रोड है, शारा शेरशाह सूरी है, शारा पाकिस्तान है, उनके ऊपर काम चल रहा है। जो हब रिवर रोड है उसके ऊपर काम चल रहा है। तो मुख्तलिफ मकामात पे ये काम चल रहा है, उसको हम पर्सनली मॉनिटर भी कर रहे हैं और हमने 60 दिन का इनिशियल टारगेट अपनी टीम को दिया है। Money is not an issue. We have the money. We have the resources. And Murtaza, what about the quality? Because we spoke about that as well. Quality and एक half-heartedness जो है ना कभी-कभी हम when we because it has to be done. When we go across in other cities of the same country as well, एक रोड सड़क बन जाएगी, walkways सही नहीं होंगी। जो बीच का डिवाइडर है उस पर कुछ नहीं तो पेंट नहीं हुआ होगा, उस पर 2 पौधे नहीं लगे हुए होंगे, या फिर उसकी जो मिट्टी है वो इतनी उठी हुई होगी। एक फिनिशिंग होता भी है लेकिन वो ऐसा लगता है कि किसी ने दिल से नहीं किया। वो ड्यूरेबल नहीं होता। This is the easiest way to explain you this. आ जाता है कि वो ड्यूरेबल नहीं है। दोनों चीजों को मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए, क्वालिटी के ऊपर ये कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि जो ठेकेदार सही काम नहीं करेगा ही शुड बी ब्लैक लिस्टेड, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो श्योरिटी है उसका अमाउंट नहीं देना चाहिए। नंबर 3, एक हमने इंस्पेक्शन टीम बनाई है जो कि उन इंजीनियर्स के अलावा थर्ड पार्टी उसको मॉनिटर करेगी। जो अब्दुल्ला आपने बात की, ये बात बिल्कुल 100% मैं अग्री करता हूँ कि हम लोग ऑप्टिक्स पे और फिनिशिंग पे फोकस नहीं कर रहे। एस्थेटिक एलिमेंट ऑफ एनी सिटी बेसिकली 100% आपकी बात सही है। उसको भी अब हम फोकस कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें ताकि आपकी पेमेंट भी ठीक हो, वहाँ पे कोने पे मिट्टी भी आपको पड़ी हुई नजर आए। तो उन चीज़ों को इंशाल्लाह हम एड्रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको उस हवाले से बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, एक वन विंडो ऑपरेशन की हम बात करते हैं, वफाक से भी कोई आता है और कोई सीनियर वजीर भी आता है। हम अक्सर बात करते हैं जी KPT है, आपके कंटोनमेंट्स हैं, फिर रेलवे की ज़मीन के इतने मसले हैं, कहाँ बदनुमा बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं 3-3 दिहाइयों से शहर के बीचों बीच।
वो एस्थेटिकली अनप्लीजिंग बनाती हैं किसी भी शहर को। सो कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं हो रहा कि हाँ जी वजीर आला साहब बुलाएं और आप आ जाएं जी, आप सारे CBC वाले भी आ जाएं, DHA वाले भी आ जाएं, बाकी सारे कंटोनमेंट्स वाले भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, टाउन वाले भी आ जाएं कि जी देख लें, सब मिलकर ही करेंगे, क्योंकि ये शहर इतना बटा हुआ है, अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से कितना ही बेहतर हो जाएगा। आप अब्दुल्ला मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, मैं उसमें एक चीज़ कहता हूँ, सबसे बड़ा आजकल रोज़ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी के दोस्त करते हैं ना, मैं उनको क्या कहता हूँ, यार आपके पास भी गवर्नमेंट है टाउन्स में, हमारे पास भी गवर्नमेंट है, आप अपने एरिया की परफॉर्मेंस दिखाओ सुबह 11 बजे, मैं अपने एरिया की परफॉर्मेंस दिखाऊं। होता क्या है, वो आते हैं 11 बजे और कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। हमने अनफॉर्चुनेटली डिस्पॉन्डेंसी क्रिएट करके हम काम के ऊपर फोकस नहीं करें। तो मैं आज फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि यार सियासी इख्तलाफात हों, क्रिटिसाइज़ करो, नो प्रॉब्लम, आप अपने एरिया में काम करो, मैं अपने एरिया में काम करूं, और फिर सुबह 11 बजे आपके शो पे आ जाते हैं हम और वो बताएं कि जी हमने क्या काम कर लिया, मेयर साहब आप बताएं, मैं बताऊंगा मैंने क्या काम किया। कराची वालों को नजर आएगा कि काम हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में। ये वाली बात पे आए, बताएं इतने अरसे से आप सारे भी एक दूसरे को जानते ही हैं, नेचुरली सारों का मिलके ही शहर है। अब डिफरेंट टाउन्स जिन जिन के हैं, कभी कोशिश हुई कि सारे बैठ के बात कर लें, बैठ जाएं और एक ही पेज पे सारे हो और अपने अपने टाउन्स में डेवलपमेंट हो? क्योंकि इन प्रिंसिपल जब हमारी उनसे भी बात होती है तो दे आर ओके विद द आइडिया, या फिर ये टीवी पे ही ओके विद द आइडिया होता है और पीछे कोई बातचीत नहीं होती। अच्छा, आई विश चीज़ें इतनी सिंपल होती है ना, मीटिंग होती है हमारी और बड़ी अच्छी मीटिंग होती है, लेकिन फिर वो दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। मेरा ये मानना है और मैं बड़ा खुल के कहूँगा, देखिए मैंने शहर के पार्क्स को आबाद करने का एक तरीका निकाला और मैंने कहा जी उसके अंदर आप पार्क के अंदर कुछ पोर्शन के अंदर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्टार्ट करें, अपनी काउंसिल से अप्रूव कराए। जमात इस्लामी के दोस्त उसके अंदर पार्ट थे और टाउन्स में भी ये काम हो रहा है, लेकिन KMC ने ये काम किया जिससे बाग इब्न कासिम आज ठीक होना शुरू हुआ तो वो कोर्ट चले गए। प्रॉब्लम ये है, देखिए ये जो रस्सा कशी है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। वो अपने डोमेन में काम करें, हम अपने डोमेन में काम करें और डिलीवर करके दें। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये फिर मेरा ख्याल है क्वेश्चन ही रिडंडेंट होने से कोई मिलके काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हर दफा ही हम ये बात करते हैं। मैं बताऊं, देखिए अब्दुल्ला, मैं कहता हूं मिलके काम ना करें, काम करें, अपना कर लें। अच्छा, वो सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट वाला प्लान है, मतलब वो कहाँ तक पहुंचा है? उसमें कितने साल लगेंगे कि वो जो सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीट हो, वो इंडस्ट्री को मिले, जो पानी बचे वो शहरियों को मिले? बिलावल साहब अभी पिछले दिनों लास्ट फ्राइडे को हारूनाबाद गए थे, जहाँ पे हम ये ट्रीटमेंट प्लांट पे काम करें। उस ट्रीटमेंट प्लांट का 100 MGD यानी कि 10 करोड़ गैलन की पंपिंग की जो कैपेसिटी है वो हमने इस्टेब्लिश कर ली है। फर्स्ट फेज़ में 35 MGD यानी कि 3.5 करोड़ गैलन डेली का पानी हम सेकेंडरी ट्रीट करेंगे और उसके बाद उसका एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि सनतों के साथ होगा, जिसकी टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। How many years would it take? It's not a matter of many years। मेरे 2 साल रहते हैं, अपने टर्म में तमाम चीज़ों को कंप्लीट। शारे भुट्टो इज ऑन ट्रैक, टाइम बिल्कुल खत्म है। छोड़ो, आपका अगले 1 महीने में 35 MGD की सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पायलट स्टार्ट हो जाएगा। टाइम दे रहा हूँ आपको, 31 दिसंबर शारे भुट्टो की हमने डेडलाइन रखी थी। ये बीच में जो बारिशों की वजह से एक चैलेंज आया, थोड़ा सा शायद डिले हो, लेकिन वी आर पुशिंग फॉर 31 दिसंबर ओनली जी। हब कनाल भी जो उसकी पुरानी वाली कनाल की रिहैबिलिटेशन है वो भी 31 दिसंबर इंशाल्लाह इट विल बी डिलीवर्ड। अच्छा, we really want to mention it here that at least you come on TV and you consider yourself that you are answerable to the public and to the awam of the city and to the media as well. Thank you sir। और आप जो हमें फिर वो टाइमलाइन देते हैं तो फिर हम दोबारा से पूछते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक दिन आप मेरे साथ ट्रीटमेंट प्लांट पे चलें, आपका दिल खुश होगा कि ये एक ऐसा काम है जिसका बहुत फ़ायदा समंदरी आबो है जो आपकी है ना, जो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, उसको आप एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे और अपने पानी को फिर आप इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करके मीठा पानी शहरियों के लिए बचा पाएंगे। We are going to take you up on that offer and we will do that. Thank you so much for being here. अच्छा जी, while we were talking to मुर्तज़ा मेयर कराची, मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं मीडिया से। Let's go over there। ये रिश्वत की आमदनी, ये होता है ना कि अपने दोस्त जानने वाले या कहीं और भी पैसे दो और अपना काम करा लो। ये पैरा को, ये रिवायत को तोड़ देना चाहिए। ये आपके ऊपर अपने वतन का कर्ज है, अपने अवाम का कर्ज है और इस वर्दी का कर्ज है जो आपने पहनी हुई है। और जो रिश्वत की कमाई है, मेरे बच्चों,
उसमें बरकत नहीं है। वो भले लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, जिस तरह आती है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से वो चली जाती है, लेकिन खुदा न खास्ता बहुत उसके नेगेटिव असरात होते हैं। तो एक ये वादा करके आज यहां से जाओ और सब मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप ये वादा करते हो, ये जितने भी वादा करते हो कि अपने वतन को की हिफाजत करोगे, अवाम की खिदमत करोगे और एक पैसा कभी रिश्वत का नहीं लोगे। शाबाश। और क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे ज्यादातर आबादी जो है वो हैंड टू माउथ है, और मैं चाहती हूं कि जो कारोबार हैं वो अपना जायज मुनाफा कमाएं, लेकिन वो मुनाफा जब जायज हदूद से बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है और वो अवाम का खून चूसना शुरू कर देता है या अवाम की पॉकेट पे एक बोझ आने शुरू हो जाता है, तो वहां पे उसको रोकना मेरा और आपका फर्ज है। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो, और यकीनी बनाना है कि जो हुकूमत के जो रेट्स हैं उस रेट लिस्ट के मुताबिक गंदम की, आटे की, सब्जियों की, रोटी की कीमत आपने इंश्योर करनी है। और जहां पे कोई जखीरा अंदोजी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, वहां पे आपने जो है वो अपना जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने पूरे तरीके से निभानी है। इसी तरह यहां पर आईजी साहब मौजूद हैं। मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहती हूं कि पंजाब पुलिस ने जो सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया है, उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती माशाल्लाह। आईजी साहब, मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूं और पूरी पंजाब पुलिस को शाबाश देना चाहती हूं, सीसीडी को शाबाश देना चाहती हूं कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहां पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। और वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे रोज सैकड़ों क्राइम्स होते थे, मोबाइल छीन लिया, मोटर बाइक्स चुरा ली, घरों में डाके और खुलेआम। And that is it. We'll see you on our live show in the morning at 9 a.m.